गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है फिर से कक्षा 12 के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के पार्ट 10 के वीडियो में। और आज मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी आपसे कि हम अगली लेक्चर में बात करेंगे डीएल रोटेशन की। डीएल रोटेशन या डीएल नोटेशन भी इसको कहा जाता है। तो एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डी रोटेशन क्या होता है। डी रोटेशन, इसका पूरा नाम जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दोज इनांसियोमर्स क्या चीज है? दोज इनांसियोमर्स हु कैन रोटेट plane polarized light who can rotate plane polarized light to clockwise। बात क्लियर हो रही है? Those enantiomers who can rotate plane polarized light to clockwise, they are called dextrorotatory। डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक, ये हो गया डी रोटेशन या डी नोटेशन की हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि वह एनांसियोमर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह एनांसियोमर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? डी रोटेटरी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हिंदी में उसको कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक, या क्या बोला जाएगा उसको? डी समावेवी। डी समावेवी कहलाते हैं। ये बात हो रही है डी रोटेशन की। यानी अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा, ये आपका क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब हम इसको किसी निकॉन प्रिज्म से गुजारते हैं, यानी डी आइसोमर भर के यहाँ पर हम वो सब्सटेंस रख देते हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। यहाँ हम भर के और पास आउट जब हम इसमें से कराते हैं
पास कराते हैं तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है। ठीक, यानी पहली कंडीशन कैसी थी, कुछ ऐसी थी। और ये कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये डी रोटेटरी हो गया। ये हो गया आपका डी रोटेशन। ठीक इसी तरह से अगर हम एल रोटेशन की बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि those enantiomer who can rotate plane polarized light who can rotate plane polarized light to anti-clockwise, anti-clockwise, they are called levorotatory. They are called levorotatory. अब यानी अगर हिंदी में कहें तो मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं कि वह एनांसियोमर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत घुमा देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। लिख देता हूं, चलिए, जो वह एनांसियोमर जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, पाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, या डी वाम ध्रुवण घूर्णक या एल समावयवी कहलाते हैं। ठीक, बात क्लियर। यानी जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। मैं ऊपर इसकी डायग्राम को मैं बना देता हूं, आप लोग देखिए। यानी ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और इसमें हमने भर लिया है एल आइसोमर। क्या भर लिया है, एल आइसोमर, यानी लीवोरोटेटरी आइसोमर भर लिया है। और जब हम इसको पास आउट कराते हैं इसमें से, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे घुमा देता है। ये तो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे होनी चाहिए थी, बट है वो कैसे, अगेंस्ट उसके। ठीक, कैसा है, लीवोरोटेटरी हो गया दिस वन। यानी ये लाइट
ऐसे घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये हो गया आपका एल रोटेशन। और ये आपका है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है ये? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, अब हम इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हाथ टू हाथ कि इम्प्लीमेंटेशन इसके कहां कहां है, इसका यूज कहां कहां है डीएल रोटेशन का। डीएल रोटेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो सबसे बेहतर एग्जांपल माना जाता है, वो माना जाता है लैक्टिक एसिड को। किसको माना जाता है? लैक्टिक एसिड को। तो हम डीएल सिस्टम में लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड। हम बात करते हैं डीएल सिस्टम की। डीएल सिस्टम की बात करें तो बहुत बेसिक सा है। इसमें जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका, क्या चीज? ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको रेफरेंस माना गया है। क्या माना गया है? उसको रेफरेंस यानी मानक माना गया है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C बॉन्ड CHO बॉन्ड OH बॉन्ड H, और यहाँ पे CH2OH। बात क्लियर? ये आपका होता है क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ठीक, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी ये जो कार्बन है, यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पर CH2OH। ठीक, चलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस माना गया है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, मानक माना गया है। जब OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे होगा तो उसे हम डी कहेंगे, डेक्स्ट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। और जब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीवो। यही है पूरे सिस्टम का डी और एल सिस्टम, जो एक बेसिक सा टर्म है। अब इसमें डीएल सिस्टम में भी क्या किया जाता है? अगर नॉमेनक्लेचर के टाइम में, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लिखें, ठीक, मान लेते हैं हमारे पास, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिसमें OH ना हो तब हम क्या करेंगे? कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई क्या होना चाहिए? प्रतिस्थापी समूह होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये कोई ग्रुप है C R R R और ये X, 1 2 और ये 3। अगर इस तरह से रेंज बन रहा है, और इस तरह के रेंज में जो आपका ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये? यानी प्रतिस्थापी समूह। क्या चीज? प्रतिस्थापी समूह। ये प्रतिस्थापी समूह अगर राइट हैंड साइड पे आता है कार्बन के, कहां आता है? कार्बन के राइट हैंड साइड पे आता है, तो उसे हम डी कहेंगे।
कौन सा ग्रुप बोलेंगे उसको? डी। ठीक, डी सिस्टम उसको बोलेंगे। लेकिन अगर सेम ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो क्या होगा? लाइक दिस टाइप, कार्बन R1 R2, दिस वन R3, और ये क्या हो गया आपका X। ये ग्रुप इस बार कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अब इस बार इसको हम क्या बोलेंगे? एल सिस्टम। ठीक, ये है हमारा क्या? डीएल नॉमेनक्लेचर। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हैंड टू हैंड, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसको बेस पॉइंट को हटा के इसी की जगह पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, आप लोगों ने बहुत बार उसको पढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की। किसकी बात कर रहे हैं? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की, यानी CH3 बॉन्ड C एंड बॉन्ड CH3, सॉरी CH2 बॉन्ड CH3, अपना ब्यूटेन होगा भाई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 नंबर पर ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ऐसे, और इसी तरह से इसको भी बना लीजिए, CH3 CH2 CH3 हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन। ठीक, नाम लिख दे रहा हूं। ये कैसा है? देखो, ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है हमारा, प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी किस साइड में है? राइट हैंड साइड पे है। कार्बन के राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम डी बोल देंगे, और यहां पर कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम क्या बोल देंगे? एल, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ठीक, ये चल रहा था अब तक हमारा डीएल नॉमेनक्लेचर। तक हमारा क्या चल रहा था? डीएल नॉमेनक्लेचर। बात क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर की, आरएस सिस्टम की। ठीक, अब हम किसकी बात करते हैं? आरएस सिस्टम की। ठीक, आरएस सिस्टम को किसने? कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग ने दिया था। किसने? कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। लिख दे रहा हूं, कॉन, ठीक, और कौन? इनगोल्ड एंड कौन साइंटिस्ट थे? प्रिलॉग। इन लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया था, इस चीज को विकसित किया था। ठीक, और इस चीज को उन्होंने किसके लिए विकसित किया था? एसिमेट्रिकल कार्बन के लिए। किसके लिए इन्होंने डेवलप किया था इसको? एसिमेट्रिकल कार्बन के लिए, यानी असममित कार्बन जो होते हैं उनके लिए इन्होंने ये चीजें डेवलप की। कैसे करते हैं? सीधा हम एक एग्जांपल उठाते हैं और उसी के बारे में उसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक, चलिए, कोई सा भी एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक, चलिए सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक,
अभी हमने इसमें कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखाई है, कोई भी अभिविन्यास नहीं दिखाया है कि ये अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, कैसा है, ये हमने अभी दिखाया नहीं है। चलिए, आरएस सिस्टम के नॉमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देखते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि नंबरिंग ऑल गिवन एलिमेंट्स और कंपाउंड सराउंडेड कार्बन। ठीक, सबसे पहला क्या है, नंबरिंग ऑल प्रेजेंट कंपोनेंट सराउंड सेंट्रल कार्बन। हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, लेकिन नंबरिंग किस तरह से करनी है ये बात रखिए आप लोग ध्यान में। नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है, यानी दोज कंपाउंड हु हैव मैक्सिमम एटॉमिक वेट, दोज कंपाउंड हु हैव मैक्सिमम वेट दोज गेट प्राइमर नंबर, यानी वह जिनके अणुभार ज्यादा हैं उनको प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। ठीक, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं इसको लिख दे रहा हूं, दोज हु हैव मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट they get प्राइमर नंबर। they get प्राइमर नंबर, यानी वह कंपाउंड वह यौगिक जिनके अणुभार क्या है, अधिकतम है, उन्हें प्रथम वरीयता में रखते हैं। उसे हम कहां रखते हैं, प्रथम वरीयता में, यानी उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमने प्रायोरिटी दे ली, नंबरिंग कर ली, अगला मेक अ सर्किल फ्रॉम 1 to 3rd। हमें क्या करना है, एक चक्र बनाना है, किसकी तरफ, 1 से 3 की तरफ। इफ गेट clockwise then it will be R, then it will be R, and if get anti-clockwise then it will be S। बात क्लियर। अब हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है
कि 1 से 3 की तरफ एक सर्किल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? चक्र। यदि घड़ी की दिशा में प्राप्त होता है, यदि कैसे प्राप्त होता है? घड़ी की दिशा में प्राप्त होता है तो उसे R, और यदि घड़ी की दिशा के विपरीत प्राप्त होता है तो उसे यस दर्शाते हैं। ठीक, ये बेसिक रूल्स हैं किसके? RS नॉमेनक्लेचर के। ठीक, अभी इसमें कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री सेट नहीं है, इसीलिए हम और किसी की बात नहीं करते हैं। जब स्टीरियो केमिस्ट्री सेट होगी तो हम कुछ और रूल्स इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हमने 3 नियमों को आधार मानकर इस कंपाउंड का RS नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इन 4 कंपाउंड में सबसे पहले जब हम RS करेंगे तो हमने क्या लिखा है कि नंबरिंग ऑल प्रेजेंट कंपोनेंट सराउंडिंग या सराउंड सेंट्रल एटम। ठीक, इसको सराउंडिंग कर लेते हैं। ठीक, यानी केंद्रीय कार्बन के चारों तरफ जो भी कंपोनेंट उपस्थित हैं उनकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करो? जिनके अणुभार ज्यादा हैं उन्हें पहली वरीयता में रखो। अब इनमें किसके अणुभार सबसे ज्यादा होगा? जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा, नो डाउट उसका अणुभार भी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CH3 है और हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा परमाणु भार है ब्रोमीन का, तो हम इसको पहली वरीयता देते हैं। ब्रोमीन के बाद दूसरा पोजीशन आपका कौन सा आता है? ब्रोमीन के बाद आता है क्लोरीन का, क्योंकि इसका परमाणु भार, ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और 3 हाइड्रोजन जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख लेंगे, और तीसरे पे ये गया और चौथे पे ये गया। अब हमने कहा कि हम क्या करते हैं? मेक अ सर्किल फ्रॉम 1 to 3। मेक अ सर्किल फ्रॉम 1 to 3। किसकी तरफ? 1 से 3 की तरफ क्या बनाओ? एक सर्किल, एक चक्र बनाओ। एंड इफ वी गेट क्लॉकवाइज, यदि हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज प्राप्त करते हैं तो उसे हम R नाम देंगे, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त करते हैं तो उसे हम S नाम देंगे। तो यहां से 1 से 3 की तरफ तो आप 2 तो छोड़ नहीं सकते हो, तो कैसे जाएगा? 1 2 3 ऐसे जाएगा ना, ये 1 2 3, यही तो गया। ये कैसा बना है? क्लॉकवाइज बना है कि एंटी क्लॉकवाइज बना है? देखिए, ये हमें मिला है क्लॉकवाइज, तो इसका नाम क्या हो गया आपका? R। ठीक, यानी R फॉर राइट रोटेशन। इसको बस आप नोटिस करके रखो, R फॉर राइट रोटेशन। ठीक, ये एग्जांपल आपका हो गया। अब एक एग्जांपल हैंड टू हैंड हम सेट कर लेते हैं, किसका? लिबो रोटेटरी, सॉरी L का। L के लिए हम क्या करेंगे? सेम एक काम करो, इसको यहां कर लो और इसको यहां कर लो, होगा कुछ? देखो, इसको उठा के मैं इस तरफ कर रहा हूं, यहां देख लेते हैं। ये कार्बन, यहां पे Cl, यहां पे ये हाइड्रोजन, यहां पे ये CH3 और यहां पे ब्रोमीन। नॉमेनक्लेचर तो सेम हो गया, 1 2 3 4। ये आपका 1 हो गया, यह हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। अब रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज आएगा इस बार कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? देखो, यहां से शुरू होगा 1 2 3।
इस बार रोटेशन कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक, आरएस नोटेशन का ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम आगे बात करते हैं एंड टू एंड किसकी, अब हम बात करते हैं अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है, यानी इसका अभिविन्यास जो है त्रिविम अभिविन्यास दिया गया है, तब हम क्या करेंगे। चलिए, जैसे अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मान लेते हैं यही इस तरह से दिया होता, ये दिया होता ब्रोमीन और ये दिया होता हाइड्रोजन। अब इस बार थोड़ा सा अलग हमें दिख रहा है, सेम कंपाउंड हमने उठाया है, लेकिन पिछले में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दर्शाई थी, इस बार हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री दर्शाई है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के केस में नंबरिंग तो सेम रहेगा, नंबर में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। चलो 1 2 3 oh sorry 1 2 3 एंड 4। फिर से हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा और किनारे कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक और रूल यहाँ लिखना पड़ेगा साइड में, रूल नंबर 4, और वो इंपॉर्टेंट रूल है, वो डिसाइडेड रूल है, याद रखिएगा इसको। ये हो गया आपका कार्बन, यहाँ पे हमने लगाया था क्लोरीन, यहाँ पे हमने क्या लगाया था, मेथिल लगा लिया था, यहाँ पे हमने बोल्ड में क्या लिखा था, ब्रोमीन यहाँ लिखा था, और यहाँ हमने डॉटेड से क्या लिखा था, हाइड्रोजन हमने लिखा था, ये हमने लिखा था। हम इसके लिए पहले और एक रूल लिख लेते हैं, हमने 3 रूल्स लिखे 1 2 एंड 3, दिस वन इज 4th, ये चौथा नियम है। और चौथा नियम क्या कहता है, ये डिसाइडिंग रूल है, आप इस बात को याद रखिए कि इफ 4th पोजीशन क्या है, इफ fourth position present at above the plane, कैसे उपस्थित हो, above the plane हो। above the plane का मतलब क्या होता है, बोल्ड लाइन ये, और in the plane, इन द प्लेन का मतलब सीधी लाइन। ठीक, इफ 4th पोजीशन प्रेजेंट एट अबव द प्लेन और इन द प्लेन, देन RS going to change, then RS going to change means R becomes S and S becomes R। ठीक, मतलब इसका क्या है हिंदी में, यदि चतुर्थ समूह, यदि कौन सा समूह, चतुर्थ समूह कहां आ जाए, एबव द प्लेन आ जाए, यानी इस तरह से आ जाए एबव द प्लेन या इन द प्लेन, यानी ये आ जाए तो R यस में बदल जाता है, तथा यस किसमें, R में बदल जाता है।
ये किस में बदल जाता है, आर में बदल जाता है। इसी के साथ साथ एक और छोटा सा एग्जांपल बन जाता है यहाँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए एक और रूल लिख लेते हैं। इफ फोर्थ पोजीशन प्रेजेंट इन बिलो द प्लेन, below the plane यानी dotted line present in below the plane, then no change in RS. ठीक, यानी यदि चतुर्थ समूह बिलो द प्लेन हो तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गए हमारे सारे रूल्स। अब हम उसी को बेस मान के इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। नंबरिंग हम सेम रहेगा, नंबरिंग करिए 1 2 3 एंड 4। घुमाइए, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, फोर्थ ग्रुप, यहां फोर्थ ग्रुप डिसाइडर है। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है? देखिए फोर्थ ग्रुप यहां कैसा है, डॉटेड लाइन से है, डॉटेड लाइन से है ना। और बिलो द प्लेन का मतलब क्या होता है, आरएस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये आर बन रहा है तो हम आर ही लिखेंगे, और एस बन रहा है तो एस ही लिखेंगे। ठीक, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, क्लॉकवाइज है, लिख लेंगे आर। ठीक, बात क्लियर? आर क्लोरोब्रोमो एथेन। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज करके भी देख लेते हैं सेम एग्जांपल को। ये हो गया आपका कार्बन, Cl को यहीं रहने देते हैं। ठीक, इनके पोजीशंस में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 को 4 पे, 4 को 1 पे कर लेते हैं। चलिए कंपाउंड सेम है ना, वही हमने पुराना कंपाउंड लिया है, कुछ नया तो नहीं किया है ना इसमें। अब फिर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। फिर देखते हैं क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहां से घुमाना शुरू करते हैं, ये कैसा जा रहा है, जा तो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन इस बार आप ध्यान से देखिए, ये फोर्थ ग्रुप जो है वो कैसा आया है, एबव द प्लेन आया है, यानी सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। तो अगर ये आर होगा तो वो किस में बदल जाएगा, एस में बदल जाएगा। और अगर एस होता तो किस में बदल जाता, आर में। तो ये क्लॉकवाइज है, कैसा है ये, क्लॉकवाइज। होना क्या चाहिए, आर, लेकिन होगा क्या ये, एस क्लोरोब्रोमो एथेन। ठीक, ये हमारा आज तक के लिए लेक्चर है। अगली लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में जानेंगे, थोड़ा सा इसका यूज जानेंगे, हमारा आरएस नोमेनक्लेचर का यूज कहाँ है। तब तक के लिए आप लोग और मेहनत से पढ़ते रहें। थैंक यू।